Assalamu alaikum dear students. Today we are going to start our new topic, that's when and how to inseminate. कल तक हमने आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के बारे में पढ़ा था कि ये वो वाली प्रोसेस है जहाँ पे हमें स्पर्म्स को फ्रॉम बर्ड्स कलेक्ट करते हैं, उनको स्टोर करते हैं, उनको प्रोसेस करते हैं और उनको इंसर्ट करते हैं इन फीमेल्स रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ताकि टू अटेन प्रेगनेंसी। तो उसके कुछ हमने एडवांटेज पढ़ी थी, डिसएडवांटेजेस पढ़ी थी। अब हम पढ़ेंगे व्हेन एंड हाउ टू इंसेमिनेट। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन शुड बी डन एट राइट टाइम एंड राइट प्लेस। एक तो राइट टाइम होना चाहिए और राइट प्लेस होनी चाहिए। द बेस्ट टाइम टू इंसेमिनेट ए काउ इज़ अबाउट 12 to 18 hours आफ्टर द ऑनसेट ऑफ एस्ट्रेस। तो क्या होता है कि जो बेस्ट टाइम होता है इंसेमिनेशन का, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का, जो हम आर्टिफिशियली इंसर्ट करते हैं दीज स्पर्म्स इनटू फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द काउ, तो वो होता है 12 to 18 hours आफ्टर द ऑनसेट ऑफ heat. A common rule of artificial insemination. A common rule of AMPM can be adapted for inseminating a cow. Under this rule, a common rule होता है AMPM that can be adopted for inseminating a cow. Under this rule, a cow that shows heat in the morning should be inseminated in the evening of the same day. इस रूल के मुताबिक अगर कोई काउ जिसमें हमने हीट ज़्यादा देखी इन द मॉर्निंग, तो उसको इंसेमिनेट किया जाता है ऑन द सेम डे बट इन इवनिंग आवर्स। तो डैट शोज़ हीट इन द आफ्टरनून शुड बी इंसेमिनेटेड ऑन द मॉर्निंग ऑफ द नेक्स्ट डे। अगर किसी काउ ने आफ्टरनून में दिखाई कोई भी हीट का ये तो उसको दूसरे दिन हमें दूसरे दिन के मॉर्निंग में हमें इंसेमिनेट करना चाहिए। रेक्टो वजाइनल मेथड इज़ मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड ऑफ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन थ्रू आउट द वर्ल्ड एज इट इज़ सिंपल एंड ईजी टू ऑपरेट। इन दिस मेथड सेमेन इज़ डिपॉजिटेड एट द बिगिनिंग ऑफ द बॉडी ऑफ द यूट्रस। तो इस वाले मेथड जो रेक्टो वजाइनल है, इसमें क्या किया जाता है, उसमें जो सेमेन होता है जो हमने कलेक्ट किया होता है उसको सीधे डिपॉजिट किया जाता है at the beginning of the uterus. Now, what is pregnancy diagnosis in cows? Pregnancy can be looked and judged by various signs like non-uterus to estrus, increased appetite and increased volume of abdomen. तो जो increased volume of abdomen होता है, abdomen बड़ा हो जाता है, increased appetite होता है, pre-rectal palpitation of the female reproductive organ is the most common. तो उसमें एक palpitation हो जाती है, pre-rectal palpitation जिसको हम बोलते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा common होता है. Efficient and fast method of pregnancy diagnosis. These are the efficient and fast methods of pregnancy. It is usually performed between 35 and 40 days after breeding. Breeding के बाद 35 to 40 days के बाद ये देखा जाता है. Ultrasound device can be used as an alternative to pre-rectal pregnancy diagnosis for early diagnosis of pregnancy, that is 25 days after breeding. तो क्या हो जाता है, अल्ट्रासाउंड डिवाइस भी यूज़ की जाती है, डैट इज़ एन ऑल्टरनेटिव टू प्री रेक्टल प्रेगनेंसी डायग्नोसिस। जब अगर कभी अर्ली प्रेगनेंसी डायग्नोज की मतलब करनी होती है तो वो हमें वैसे करना होता है। तो मैनेजमेंट ऑफ काव्स, as soon as a calf is born, its mouth and nostrils should be cleared of mucus. Lifting a calf up by the hind legs will help drain fluids from its respiratory system. Once the calf is delivered, some stimulation might be required to start its breathing. तो कुछ stimulation उसको breathing मतलब के लिए ज़रूरी होती है. The simplest method that may produce breathing is to take a straw and insert in 1 inch or 2 inch into the calf's nostril. जो ये होता है क्या मतलब अगर हमें किसी भी काफ की जो रेस्पिरेटरी फिर से स्टार्ट करनी होगी या इनिशिएट करनी होगी तो उसमें हमें क्या करना चाहिए, एक स्ट्रॉ लेना चाहिए और उसके 1 to 2 inch ऑफ काफ्स नोस्ट्रल में उसको डालना चाहिए ताकि वो इनिशिएट करता है फिर से ये रेस्पिरेशन. Nasal cord is cut at a distance of 1 to 5 inches from the mouth and dipped into a disinfectant like tincture ऑक्साइड. तो नेजल कॉर्ड जो कट किया जाता है एट ए डिस्टेंस ऑफ 1.5 फ्रॉम द बॉडी और उसको डिप किया जाता है एक डिसइंफेक्टेंट में, उसको हम बोलते हैं टिंक्चर आयोडीन. Colostrum is thick yellowish fluid secreted by the mammary glands of the cow during the first 4 to 5 days after pasteurization and it is rich in antibodies and minerals. जैसा ह्यूमन्स में colostrum
होता है, वो एक ठीक फ्लूइड होता है, उसमें काफ़ी एंटीबायोटिक्स होते हैं, उसमें काफ़ी वो काफ़ी रिच ऑफ मिनरल्स होता है, तो वो दिया जाता है जो काउ। ये प्रोटेक्ट करता है न्यू बॉर्नस फ्रॉम एनी पैथोजन और डिजीज ड्यूरिंग द अर्ली पार्ट ऑफ द लाइफ। द न्यू बॉर्न काव्स मस्ट गेट फर्स्ट डोज ऑफ कोलेस्ट्रॉम विद इन 15 to 30 वीक्स ऑफ बर्थ टू गेट मैक्सिमम एंटीबॉडीज। फिर है रिमूवल ऑफ सुपर न्यूमेररी टीट्स। डायरी हाइफर्स ऑफन हैव एन एक्स्ट्रा टीट्स, जिनको हम सुपर न्यूमेररी बोलते हैं। इन एडिशन टू जो डेयरी हाइफर्स होते हैं, जो यंग काफ्स होते हैं, जिनका फर्स्ट ये बर्थ होता है, जो फर्स्ट टाइम बर्थ देते हैं, तो उनमें एक सुपर न्यूमेररी टीट्स भी होते हैं, हिडन टीट्स जिनको हम बोलते हैं, एक्स्ट्रा टीट्स जिनको हम बोलेंगे। तो उनको क्या किया जाता है, टीट्स प्रेजेंट नो प्रॉब्लम इफ रिमूव्ड, अगर उनको रिमूव किया जाता है तो, बट जब कफ होगा 1 to 2 months ऑफ एज। वीनिंग इज़ डिफाइंड एज परमानेंट सेपरेशन ऑफ यंग वन फ्रॉम इट्स मदर। या वीनिंग क्या होता है, एक परमानेंट सेपरेशन होता है, मतलब मिल्क का काटना या मतलब उससे अलग करना, अपनी माँ से उनको यंग वंस को अलग करना। इट अलाउज रिकॉर्डिंग ऑफ एक्चुअल मिल्क यील्ड ऑफ द काउ। तो ये हमें क्या हेल्प करते हैं, क्योंकि पहले तो अगर काफ को उसके साथ रखेंगे, मदर के साथ, तो वो काफ़ी दूध पीता है, तो हमें एक्चुअल रिकॉर्ड ऑफ काउ मिल्क का पता नहीं चलता है। तो ऐसे वीनिंग के बाद हमें एक्चुअल रिकॉर्ड ऑफ एग्जैक्ट रिकॉर्ड ऑफ एक्चुअल मिल्क यील्ड ऑफ द काउ पता चलेगी। ये अवॉइड करता है complications of overfeeding and underfeeding of calf and supports clean milk production. Milking of cows having strong maternal instinct is difficult in case of calf death. However, weaning can avoid this. Weaned cows are fed fresh milk having temperature nearer to body. अगर काफ के मतलब वे फीड मिल्क इज़ फैट 2 times डेली एट द रेट ऑफ 10% ऑफ द बॉडी वेट उनको दिया जाता है पर डे अप टू 56 days, 20% फ्रॉम 57 to 63 days और 40% फ्रॉम 64 to 72 days. They are taught how to drink milk from pail और रिपल। तो उनको निपल तो उनको क्या उनको फिर आदत हो जाती है, उनको पहले ये वाला मतलब अप टू देयर बॉडी वेट कितना होगा, पहले 10% पहले 2 times पे 10% ऑफ देयर बॉडी वेट दिया जाता है, अप टू 56 days पे फिर 20% ऐसे बढ़ जाता है। और इनको फिर मतलब ये ऐसे सीखते हैं कि कैसे ये निपल के थ्रू दूध पी सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस फिगर में कैसे इसको दूध पिलाया जाता है, एक ट्रेनिंग दी जाती है इनको टू टेक मिल्क। तो ऐसे ही ये दूसरा गुज़ा भी खाना फिर सीख जाते हैं। Calves within few weeks should be encouraged to consume dry feed, both calf starter and hay, to avoid upset stomach। तो अपसेट स्टमक होने मतलब उनको encourage पहले किया जाता है टू कंज्यूम ड्राई फीड। तो इसको क्या किया जाता है, इसको अवॉइड किया जाता है ताकि इसको ज़्यादा मतलब अपसेट स्टमक ना हो। Dry feed consumption is necessary for a calf to develop a functional rumen. ड्राई फीड जो इसको दिया जाता है काफ को ताकि एक फंक्शनल रुमेन डेवलप इसका हो, जो एक रुमेन होता है वो इसका फुली डेवलप हो जाए, जो बाकी फंक्शन भी फिर करे। गुड काफ स्टार्टर शुड बी न्यूट्रिशियस। जो इनको पहली स्टार्टर में दिया जाता है उसको हम बोलेंगे काफ स्टार्टर। वो न्यूट्रिशियस होना चाहिए, हाईली डाइजेस्टेबल होना चाहिए, पैलेटेबल होना चाहिए, रिच इन एनर्जी होना चाहिए, एंड शुड रिमेन अप्रॉक्सीमेटली 12 to 18 to 20% क्रूड प्रोटीन एंड लेस देन 7% फाइबर। और इसमें क्या होना चाहिए, वो 18 to 20% क्रूड फाइबर उसमें होना चाहिए और लेस देन 7% फाइबर होना चाहिए। फिर डिहॉर्निंग है। डिहॉर्निंग क्या होता है, ये रिमूवल हॉर्न्स प्रोड्यूसिंग टिश्यूज आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ हॉर्न फ्रॉम द बड। तो हॉर्न को जो हम रिमूव करते हैं उसको हम बोलेंगे डिहॉर्निंग। डिसबडिंग मीन्स डिस्ट्रॉइंग और रिमूविंग फ्रॉम हॉर्न बड्स एट एन अर्ली। डिसबडिंग अलग होता है, डिहॉर्निंग अलग होता है। और डिसबडिंग होता है कि अर्ली एज में हम उनको बड काटते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं या रिमूव करते हैं बड्स को। द पर्पज ऑफ डिहॉर्निंग इज टू रिड्यूस इंजुरी अमंग एनिमल्स ड्यू टू फाइटिंग। उनको
फाइट मतलब जब होती है वो सींग से लड़ते हैं तो उस चीज़ को मतलब अवॉइड करना, रिड्यूस करना उस इंजरी को। हैंडलिंग ऑफ एनिमल्स विदाउट डेंजर, तो अगर ऐसे भी कभी गुस्सा आ जाते, कभी एजिटेशन होती है एक एनिमल में, वो ऐसे सींग से मारता है तो उस चीज़ का भी कंट्रोल रख सकते हैं। और एकोमोडेटिंग मोर एनिमल्स इन लेस स्पेस, तो एक जब बड़े सींग होते हैं तब दूसरा एनिमल वहाँ पे हम ज़्यादा नहीं रख सकते क्योंकि वो उसको डैमेज कर सकता है, वो उसको इंजरी कॉज कर सकता है। ऐसे मतलब जब डीहॉर्निंग की जाती है तो वहाँ पे हम लेस स्पेस में भी 2 एनिमल्स को रख सकते हैं। डैट इज़ विदाउट हॉर्निंग, विदाउट हॉर्न्स, तो वो एकोमोडेट हो सकते हैं अच्छे से वहाँ पे। डीहॉर्निंग कैन बी डन बाय फिजिकल एंड केमिकल मेथड्स डिपेंडिंग ऑन द एज ऑफ एनिमल्स। जो डीहॉर्निंग होता है वो डैट कैन बी डन बाय फिजिकल एंड केमिकल मेथड्स डिपेंडिंग ऑन द एज ऑफ द एनिमल्स। फिजिकल मेथड्स इंक्लूड हॉट आयरन नाइफ्स और स्पून्स, क्लिपर्स एंड सॉज एंड रबर हैंड बैंड्स। तो फिजिकल मेथड्स में क्या क्या आते हैं? हॉट आयरन आती है, नाइफ आती है, स्पून आती है, क्लिपर्स होते हैं एंड सॉज होती है और रबर बैंड्स होते हैं। The chemical methods involves destroying the tissues of horn but by applying caustic paste or thick और स्टिक। तो इससे केमिकल मेथड्स में क्या आता है, उससे हम अप्लाई मतलब वहाँ पे हम अप्लाई करते हैं caustic पेस्ट। तो नाउ इट इज़ कैस्ट्रेशन। कैस्ट्रेशन मीन्स रिमूवल और डिसफंक्शनिंग ऑफ एसेंशियल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इन मेल्स। उसको हम कैस्ट्रेशन बोलते हैं। जब हम एसेंशियल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मेल्स के डिस्ट्रॉय करेंगे या डिसफंक्शन करा सकते हैं तो उसको हम करेंगे तो उसको हम बोलेंगे कैस्ट्रेशन। इट प्रिवेंट्स अनकंट्रोल्ड ब्रीडिंग। अनकंट्रोल्ड ब्रीडिंग ये प्रिवेंट करता है, मेक्स एनिमल मोर डोसाइल एंड ईजी टू हैंडल एंड रिड्यूसेस चांसेस ऑफ फाइट। मेल्स कैन बी कैस्ट्रेटेड एट 1 to 1.5 years of age. बोर्डिज़ोज़ कैस्ट्रेशन मेथड इज़ कॉमनली यूज्ड फॉर कैस्ट्रेशन ऑफ मेल्स। तो वो वाला मेथड बोर्डिज़ोज़ जो बोर्डिज़ोज़ कैस्ट्रेशन मेथड है वो कॉमनली यूज़ किया जाता है फॉर मेल्स। डिटर्मिनेशन ऑफ एज ऑफ एनिमल्स। एज ऑफ एनिमल इज डिटरमाइंड फॉर इट्स सिलेक्शन एंड पर्पज परचेज एंड डिटरमाइनिंग द डोजेज ऑफ द ड्रग्स। एज ऑफ एनिमल कैसे? फॉर इट्स सिलेक्शन और परचेज के लिए एंड डिटरमाइनिंग द डोज ऑफ ड्रग्स। मेथड्स, अब इसमें फिजिकल अपीयरेंस से पता लगता है कि ओल्ड एनिमल्स हैव लार्जर साइज, wide muscles, loose skin, rough hair, coats larger and wide hooves and अनलेवल्ड सोल होता है उसमें। तो हॉर्न रिंग इन कैटल, द फर्स्ट रिंग अपीयर्स एट द एज ऑफ 3 years इन इंडियन कैटल। द एज इज कैलकुलेटेड एट n+2 while n इज इक्वल टू नंबर ऑफ रिंग्स। द फार्मूला इज, जो हॉर्न रिंग्स होती है तो फर्स्ट रिंग जो होती है वो अपीयर होती है एट 3 years ऑफ एज, तो n+2 उसकी वजह से जो नंबर ऑफ रिंग्स होंगी, n इज नंबर ऑफ रिंग्स, उसको 2 के साथ प्लस करेंगे तो हमें पता चलेगी एज। द फार्मूला इज डेवलप्ड बेस्ड ऑन द assumption that ideal calving interval is 1 year and 1 ring is added at each calving। जो at each calving period at each age 1 calving ring is added। This is applicable only for females। तो ये horn ring in cattle is only applicable for females। Now dentition। Dentition is जो दांत उनके teeth आते हैं। Dentition is the configuration and conformation of the teeth with special reference to their periods of eruption through the gums। तो डेंटिशन क्या होता है? ये कॉन्फ़िगरेशन और कन्फर्मेशन ऑफ टीथ होता है विद स्पेशल रेफरेंस टू देयर पीरियड्स ऑफ इरप्शन थ्रू द गम्स। दिस नॉलेज हेल्प्स टू असर्टेन द एज ऑफ द एनिमल्स एंड इज़ रीजनेबली एक्यूरेट। तो ये रीजनेबली एक्यूरेट होता है। तो ये मेथड होता है फॉर देयर पीरियड्स ऑफ इरप्शन थ्रू द गम्स। The teeth are classified as incisors, canines, premolars or molars. The incisors, central, medial, lateral and corners are situated in the front. There are 8 in lower jaw. These are 8 in जो incisors होते हैं वो 8 होते हैं lower jaw में and absent in the upper jaw of the ruminants. Upper jaw में वो नहीं होते हैं, वो absent होते हैं in case of ruminants. In ruminants, canine teeth are absent. Canines नहीं होते हैं। cheek teeth जिनको हम premolars और molars बोलते हैं, those are 24 in number, 6 on each side of the each jaw. The function of the cheek teeth, that is premolars and molars, is mastication of food। food को अच्छे से masticate करना, चबाना। There are 2 types of teeth in each species, that is temporary or milk teeth and permanent teeth। तो 2 types के teeth होते हैं in each species, temporary जिनको हम milk teeth बोलते हैं और permanent teeth। The ruminants have 20 temporary teeth। ruminants में 20 temporary teeth होते हैं and 32 permanent teeth। The age of cattle can be determined by examining the incisor teeth। age of cattle कैसे हमें पता चलेगी? तो हम एग्जामाइन करेंगे द इंसिजर टीथ्स।
तो ऐसे हमें पूरा पता है। रूमिनेंट्स में 20 टेम्परेरी टीथ्स होते हैं और 32 परमानेंट टीथ्स होते हैं। तो डेंटिशन होता है एक कॉन्फिगरेशन और कन्फर्मेशन ऑफ टीथ विद स्पेशल रेफरेंस टू दियर पीरियड ऑफ एरप्शन। कब वो इरप्ट हो गए हैं? थ्रू द गम्स में से कब वो निकल आए हैं। तो थैंक यू फॉर टुडे। टुमारो इंशाल्लाह वी विल गो फॉर मैनेजमेंट कंजर्वेशन ऑफ फोरेजेस।